हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठंडी की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे उम्मीद है सबको मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। आज है 11 जनवरी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप अपनी रफ्तार में ब्रेक मत ले आइएगा। मैं थोड़ा सा ली हूँ क्योंकि ब्रेकडाउन्स हुए हैं, थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है इस वजह से। लेकिन फिर भी हम बहुत कोर्स कवर अप कर चुके हैं तो हमको बहुत दिक्कत नहीं होगी। जैसे धीरे सब कुछ रफ्तार में आता है, हर चीज़ सही कर लेंगे। और वैसे भी क्लास ले ही रहे हैं, ब्रेक नहीं किया क्योंकि आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा नहीं, अब एक तो ज़रूर जानी चाहिए कि हाँ चलता रहे कार्यक्रम, बच्चे मन लगा रहे, पढ़ते रहें। आप लोगों को एक अपडेट मैंने डाली थी पर्पल कलर के पॉइंट से करके टेलीग्राम पर। जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और चीज़ों से अपडेट रहें। फ्रेंड्स, वो बात जेन्युइन इसलिए है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी को सेमेस्टर क्लियर हो रहा है। उसके बाद 15 दिन फरवरी में बचेगा, वही 28 फरवरी तक। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि 5 मार्च तक यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। तो शायद 3 मार्च तक, 3 मार्च तक उनका पेपर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्कूल कॉलेज को जो है वो खाली हो जाएगा इंटर तक का, और टीचर्स भी खाली हो जाएंगे। 8 तारीख को होली है तो होली तक फिर वो गैप रहेगा, एग्ज़ाम नहीं होने की कोई संभावना, एग्ज़ाम नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक संभावना डेट 10 मार्च को बोली कि 10 मार्च से फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फिर और किसी का एग्ज़ाम नहीं है। फिर आगे और डेट बढ़ेगी क्योंकि यूपी टेट भी करवाएंगे वो लोग, जिसमें यूपी टेट में आप भी लोग बैठेंगे। आप लोग सी टेट में बैठे ही हैं, तो यूपी टेट में आप लोग अगर जो बच्चा निकाल लेगा तो निकाल लेगा, डिलीट करता रहेगा। तो मतलब जो भी सिनेरियो आगे का रहेगा वो अपनी बात की बात है। तो एक संभावित डेट मैंने आपको बोली कि इतनी तारीख से हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि एक एजम्पशन है, और जिन बच्चों की टीचिंग नहीं लगी वो जनवरी में लग जाएगी। 1 महीने का वो टाइम एंड ड्यूरेशन का कार्य होता है। वो आपका अभी आज 11 तारीख है, मैंने कल ही बात बताई है, तो मतलब ये मान चलिए कि 11 से 11 फरवरी भी अगर लगती है, या 15 जनवरी से 15 फरवरी लगती है, तब भी तो आपका 1 महीना हो जाएगा। तो टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी, टीचिंग का कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है। तो सारे का पेपर एक साथ होगा, चाहे जिसकी बाद में हो या पीछे हो। तो उसके लिए परेशान ना होइए, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सीरीज पक्का आप ले लीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए, राइटिंग पे वर्क करिए, लिखिए। क्योंकि बहुत डिले अप्रैल, और जो बच्चे आपको बोलते हैं अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, कभी नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना। क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं इनका जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इनका खुद जो पेपर होगा। तो पीएनपी बहुत सारे पेपर करवाना है, यूपी टेट भी करवाना है उनको। पीएनपी की यूपी टेट करवाती है, पीएनपी जो है आपका ये डिलीट करवाती है, तो उनको टाइम ड्यूरेशन चाहिए, बहुत कुछ है। उसके बाद अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, तो बहुत दिक्कतें होंगी क्योंकि चुनाव टल गया है, इसीलिए आपका एग्ज़ाम मार्च में ही वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने इसको अलग वीडियो नहीं बनाया, ज़रूरत नहीं समझा। आपका टाइम वेस्ट हो, मेरा भी हो, मैंने इसी में बता दिया। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लिया आपका, 3 मिनट सिर्फ हो रहा है। चलो, इतनी अपडेट थी जो बताया। पढ़ते रहिए मस्ती से, एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक है, घर में रहकर आराम से हेल्थ का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। अब इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास पढ़ने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आप जागरूक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी 2 महीने हैं। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो अच्छे से पढ़ लेगा। अगर आपके पास किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से जाके नोट्स परचेज करो। परचेज करने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। ध्यान से इतना क्लियर रखिए कि आपके पास पढ़ने के लिए कोई एक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ें सीरीज में नहीं दी रहती हैं। क्लियर? गॉट इट? ओके, चलो। आप जुड़े हैं शालिनी के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज ये शिक्षण के नवीन उपागम में आपको लास्ट की जो विधियाँ बच गई थी वही बता के ये चैप्टर हम करेंगे ओवर। ये आपका एजुकेशन पेपर 2 है, जो कि 50 नंबर का पेपर आता है। 50 नंबर का पेपर आएगा, आपको ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन आपको आएंगे अच्छे से, अच्छा नंबर मिलता है। पहले दिन ये पेपर होगा, दूसरा पेपर है। आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी आज यहाँ पर पहली बार आ रहा है, लाइक करना तो बिल्कुल, मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इसी के साथ। ये मैंने आपको विधाएं क्या थी, बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित के बाद मैंने आपको शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में पूरी बात बताई थी। तीसरा मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस बताया था। चौथा मैंने आपको ये क्रिया आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण बताया। उसके बाद मैंने रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण बताया, सहभागी शिक्षण बताया। उसके बाद मैंने आपको
दक्षता आधारित यहाँ से आज मुझे आपको बताना था। उस दिन मैंने आपको 3 बताए थे ना फ्रेंड्स, और 3 शेष छोड़ दिए थे। हाँ, तो यही मुझे आज आपको 3 पॉइंट है जो शेयर करने हैं, बताने हैं, ये बताएंगे। ध्यान से देखिए, आइए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, दैट्स द टॉपिक, दक्षता आधारित शिक्षण, इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। ये है क्या? आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन एवं प्रतियोगिता का युग है। एवं लिखा है तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, और लिखा होता तो अलग अलग होती है। इनमें पालकों के ज्ञान के प्राप्ति के साथ ही साथ समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है। मतलब आपको ज्ञान, बालकों को ज्ञान भी मिलेगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए किसी एक क्षेत्र में आपको कुछ अलग करना होगा। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेस्ट टू अदर। समझ रहे हैं ना आप? दक्षता मानसिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी। फिजिकली दैट वी कैन ऑल सी, मेंटली ओनली सी, जिसको खुद देख सकते हो, खुद महसूस कर सकते हो, खुद फील कर सकते हो, खुद में हो। और फिजिकली होगा तो वो सबको दिखेगा। तो आप कुछ समझ रहे हो, जैसे आपको है कि आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको समाज वाले इज्जत दें, प्यार से बोले, रिस्पेक्ट करें, तो वो सब क्यों होगा? क्योंकि आप कुछ रहोगे तो होगा ना, समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, बेस्ट टू अदर्स। तो जब वो चीज़ें रहेंगी तभी आप इस चीज़ को बच्चे अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दक्षता प्राप्त करने के बाद बालक समाज में सुखी जीवन व्यतीत, जब उसको एक अच्छी वो मतलब इम्पोर्टेंस मिल जाती है तो एक अच्छा जीवन जीता है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहता है, वेल सेटल्ड रहता है, मान सम्मान हर जगह, सब जगह, रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, परिवार वाले। वैसे घर की मुर्गी क्या कहते हैं, दाल बराबर होती है ना, यही कहते हैं ना, घर में आप कितने भी अच्छे हो लेकिन कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन जब और कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, खूब प्यार आने लगता है। होता ही नहीं होता है? नहीं, फिलहाल प्यार और सम्मान बच्चों में माँ बाप रहता है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उतना ही आपको ध्यान रखना होगा जब आप कुछ अच्छा या स्पेशल कर लेते हो तो। यहाँ तक क्लियर है? चलो, फिर कह रहा है कि अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि नहीं, हमको उस चीज़ तक पहुँचना है तो करना है। यदि बालक को समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाना है तो बालक में किसी न किसी दक्षता का विकास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो समाज का एक अच्छा इंसान बने या कुछ बेस्ट हो, तो उसको कुछ ना कुछ अलग करना होगा, कुछ ना कुछ यूनिक करना होगा इम्पोर्टेंस पाने के लिए, इम्पोर्टेंस मेंबर बनने के लिए, चाहे वो सोसाइटी हो, समाज हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू बी फील स्पेशल देन यू डू समथिंग न्यू। तो आपको कुछ नया करना होगा, तभी आप उस चीज़ में बना पाओगे, कुछ अच्छी नई स्किल होगी, कुछ भी नहीं होगा तभी आप वहाँ पर डेवलपमेंट कर पाओगे, और आपका डेवलपमेंट होगा, आपको सम्मान, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें है, चिंतन है। अब चिंतन ये नहीं है कि कोई दुख का हो तभी आप चिंतन करो। ठीक है, आप चिंतन वैसे भी कुछ सोच रहे हो, मन में विचार चल रहा है तो आप सोचते हो, मनन करते हो। समस्या कोई आ रही है छोटी मोटी तो उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हो। शब्द कौशल में आपके अच्छे शब्द निकलते हैं, समाज में बोलना है, कहीं बोलना, स्पीच देना है, कुछ भी है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर गणती गणनाएं में भी सही हैं, वाचन वगैरह में किसी में अच्छे हैं आप, भाषण वगैरह में बहुत अच्छे हैं, डांस वगैरह में कोई लड़कियां अच्छी हैं, लड़के अच्छे हैं, संगीत में अच्छे। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वालिटी नहीं बताई, कि वो स्किल बताई गई है जिसमें आप जो है कुछ अच्छा अचीव करके आप जो है समाज में, देश में नाम रोशन कर सकते हैं और अच्छी इज्जत पा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या बच्चों को इसके लिए मोटिवेटेड कर सकते हैं कि बेटा आप ऐसा चीज़ करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, इससे आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो उनको समझने में आसानी होती है, वो आराम से समझते हैं और कार्य को कर जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यदि बालक के पास कोई दक्षता नहीं है तो उसका व्यक्तित्व तो एक पक्षी बना रहेगा, कोई खास स्किल नहीं है, कुछ खास हुनर नहीं है, तो वो एज यूजुअल दक्षता आधारित निम्नलिखित सोपानों में हो सकता है। मतलब कहाँ कहाँ, जैसे उसके लिए आप कर क्या सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि आप में ये चीज़ें आ जाएं या आप इस स्किल को सीख पाओ या किसी को सिखा पाओ। फ्रेंड्स, दक्षता का मतलब क्या होता है, कुछ समझ रहे हो? स्किल, इंग्लिश में कहते हैं स्किल, योग्यता, एबिलिटी। एफिशिएंसी लिखा था ना यहाँ पर, आप ये देखो, इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग, मतलब आप समझ रहे हो,
जैसे हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता होती है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग फ़ील्ड में अच्छे होंगे ना, अलग-अलग सब्जेक्ट में, किसी में आप 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, आप उस पे ज़्यादा वर्क करते होगे। आप बहुत सारे होंगे जो बहुत सारे बाहर प्राइवेट जॉब भी करते हो, तो सब में कुछ ना कुछ स्किल अलग है कि नहीं है। काम करना एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन एज़ अ पैशन के तौर पर वर्क करना, जैसे मैं ये पैशन के तौर पर टीचिंग करती हूँ, ठीक है? काम तो मैं कुछ और करती हूँ, लेकिन वो मेरा काम है, वो मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा पैशन है कि मैंने पैशन के तौर पर ये कार्य किया। कि मुझे आता है, थोड़ी-सी इस चीज़ की स्किल है मेरे अंदर शुरू से, तो मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही ठीक है? अभी भले वो एक स्मॉल स्केल पे है, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होती है। तो उसी तरीके से आप भी बहुत सा, कोई बच्चा पेंटिंग बनाता होगा, कोई लड़कियाँ इसमें अच्छी होंगी जो पेंटिंग करती हों, कुछ इसमें ऐसा होगा जो डांस करता होगा आप में से, कोई ऐसा होगा आप में से जो गाना गाता होगा इसमें से, कोई ऐसा होगा जो खाना बनाने में बहुत अच्छा होगा, कोई ऐसा होगा जो इंटीरियर डेकोरेटर होता होगा, मतलब घर को बहुत अच्छे से सजाता होगा। ठीक है? ऐसे कोई फ़ैशन में बहुत अच्छा होगा, ड्रेसिंग सेंस किसी का बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ हैं, कोई बाइकिंग में अच्छे होंगे, बॉयज़ हैं, कोई और क्राफ़्ट का वर्क करते होंगे, वो भी अच्छे होंगे, या कोई कुछ लाइट वाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ अच्छे होंगे, या कोई और जो है प्रैक्टिकल करते होंगे। बॉयज़ भी बहुत सारे वर्क करते हैं, वो भी डांस वांस में अच्छे होते हैं। तो आप बहुत सारी, तो ये क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता। आप मतलब उस चीज़ को सीख रहे हो, आप में वो क्षमता है, आप उसको चाह रहे हो, आप उसको डिज़र्व कर रहे हो, यू आर कैपेबल टू दैट, टू फाइंड इट। तो आप क्या करोगे? अगर किसी चीज़ की कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आप उस पे करने का वो काम करोगे, या कोई टीचर जान गया कि बच्चे में ये क्षमता है तो उसको करेगा, खिलाएगा, बताएगा, सिखाएगा ना, तो वही चीज़ है। तो इसी तरीके से आप उसके मन में ऑब्जेक्टिव बनवा दो पहले कि बेटा आप में ये क्षमता है, आप इस पे कार्य करोगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप इन कंपैरिज़न टू अदर आसानी से कर ले जाओगे। समझ रहे हो आप? तो वो सब्जेक्ट का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग-अलग हो। अब उसके लिए बहुत सारे सोपान का मतलब होता है कि क्रम, रास्ते, उसको आपको किन-किन रास्तों से होते हुए जाना है, वो चीज़ें। तो पूर्व तैयारी, पहले सबसे पहले पहले से तैयारी होनी चाहिए। आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, आपको कहीं कैंपिंग करनी है, आपको कहीं घूमने जाना है समथिंग, तो आप सब चीज़ का अपना पूरा बैग पैक करोगे ना, तो पहली तैयारी। उद्देश्य का निर्धारण होगा कि हमको उस डेस्टिनेशन पे जाना है, हमको साउथ में जाना है, हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, हमें इधर-उधर जाना है। तो आप वहाँ का डेस्टिनेशन उन्हें बनाओगे, ठीक है? और उसके साथ कुछ जो टेंट है, छोटे-मोटे कुछ स्नैक्स हैं, कपड़े हैं, कॉफ़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटा-छोटा लोग लेके जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, ठीक है? तो वो सहायक सामग्री हो गई। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अब वो तो मैंने एक उदाहरण बताया, अब पढ़ने के लिए है, पढ़ने के माध्यम में सोचेंगे तो उस चीज़ का एक प्रेजेंटेशन दिमाग में बनाना, लेकर चलना, फिर नियम वगैरह बनाना, उस पे सूच लिस्ट भी बना कर रखना, पहले ये लिस्ट पूरी, फिर ये पूरी हो गई, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, ऐसे-ऐसे उस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं मॉडल, जैसे अभी एग्ज़ामिनर आते हैं, तो हम लोग अभी तो नहीं, 12th में प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी, बहुत कुछ बताया जाता था, या डांस होता है कॉलेज में, स्कूल में फेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है ना, कॉलेज में फेस्ट होता है और स्कूलों में फेयरवेल पार्टी होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है, तो हम लोग एक बार रिहर्सल करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई डांस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसका एक जो है स्कूल के सामने जो स्कूल के टीचर्स रहते हैं उनके सामने परफॉर्मेंस होती है, फिर जाके पब्लिक के सामने होती है। तो वो सब चीज़ का उसी तरीके से सीखना, फिर कोई दिक्कत है ड्रेसिंग में, कोई कुछ भी दिक्कत है तो उस त्रुटि में शुद्धि जो दिक्कत है उसको सही करके बताना, बताते हैं ना कि नहीं ये गलत है, आप ऐसे चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर लास्ट में जाके उसको प्रयोग करना। फाइनली एट द एंड, आप समझो ये सारे के सारे रास्ते हैं। अब आपको जैसे आएगा, आप सोचोगे कि मैम ने बताया, अब हमको, आपको दिक्कत क्या होगी कि क्या लिखोगे। देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, इनमें से जितना आपको मैंने दक्षता आधारित क्या था ये बताया, ये विधि क्या है, ये रास्ते से कैसे छोटे बच्चे का माइंड मेकअप किया जा सकता है, उसको उस रास्ते पे शुरू से बताया जाता है। उस रास्ते से, जैसे जो बच्चा आईएएस बनना चाहता है वो क्या करता है, 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट रहता है, कॉमन लेता है, लेकिन 11th में जैसे जाता है वो आर्ट की तरफ चला जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पर मतलब आप देखते हो कि सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है करने के लिए, ठीक है? तो वो उसको चूज़ करता है। जिसको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में काम करना है, ठीक है? इन्वेस्टर्स में काम, स्टॉक्स में काम करना है, तो वो कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए ये सब करता है। तो सबका अलग अलग फील्ड है, ठीक है?
तो उसी तरीके से है कि अब आपको इतनी बातें बताई हैं, अब इनमें से आपको कुछ लाइनें इसमें से निकालनी होगी और इसलिए तो 3 छोटे-छोटे पैराग्राफ में लिया है, उसके बाद आपको अपना आंसर बनाकर लिखना होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है आपको, तो आप मत परेशान होइए, अभी सुनिए, पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊँगी कुछ दिन बाद बस जैसे खत्म होता है सिलेबस, तो आप वो वाले आंसर्स लिख दीजिएगा, ठीक है? इसीलिए बोल रहे हैं कि सीरीज़ ले लीजिए, नोट्स भी लीजिए, नोट्स में कुछ चीज़ें हेडिंग-वेडिंग परिभाषा के तौर पर है, दोनों नोट्स अलग है, ये मत सोचिएगा कि एक ही चीज़ है, ठीक है? वो वाली अलग है, ये भी अलग है, बस जैसे ये दक्षता आधारित स्किल की हेडिंग लिखी, ये हेडिंग सेम रहेगी, बाकी मैटर जो है वो अलग रहेगा, ताकि अपना अलग अलग समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, ठीक है? चलो, परेशान ना हो, सारे आते ही नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले वो ज़्यादा बताया, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे उपचारात्मक वगैरह आता है, ठीक है? चलो, अब ये रिमेडियल टीचिंग क्या है इनके बारे में जानेंगे। यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण, कोई सब्जेक्ट में कोई बच्चा लगातार कॉन्टिन्यूअस फेल, बैक टू बैक फेल, बैक 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 फेल हो रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ने में वीकनेस है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान होता है। तो वो उसमें मतलब क्यों दिक्कत आ रही, किस में दिक्कत आ रही है, उसकी जानकारी आप जो प्राप्त करोगे वो निदान कहलाता है। छात्र की असफलता के कारण की जांच कर निराकरण के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो उपचार होता है। तो अभी पहले आप ये समझो कि निदान शब्द क्या होता है और उपचार। उपचार तो आप वैध वाले शब्द से आया है, तो उपचार कुछ समझ, लेकिन जानकारी आपको प्राप्त हो कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है, ठीक है? जब तक आपको वो क्यों नहीं पता होगा तब तक आप उस पे कार्य नहीं कर पाओगे। तो पहले आप अगर चाहते हैं कि आप उस बच्चे की हेल्प कर दें या किसी की मदद कर दें, तो पहले कारण जानो। तो जो जानकारी है, जो कारण है, वो निदान कहलाता है। फिर उस पे जो समस्या है, उस समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उस पे जो आप कार्य करते हो, जो उसकी समस्या का निवारण करने के लिए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हो, वो हमारा उपचार हो जाता है। तो निदान और उपचार 2 शब्द हैं जिनसे आप अवगत रहिए कि ये है क्या। अब कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की प्रतिक्रियाएं साथ-साथ चलती है। जी हाँ, क्योंकि जहाँ पर दिक्कत होगी, समस्या होगी, उसकी कुछ कारण होंगे और जब समस्या होगी तो कारण, जिस कारण से समस्या होगी तो उसका समाधान भी होगा। तो पहले तो कारण समस्या हुई, कारण की वजह से फिर समाधान भी निकल गया। तो ये दोनों पहिए जो हैं वो एक साथ-साथ चलते हैं, ठीक है? पहला देखिए यहाँ पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। पहले छात्रों को उनकी बौद्धिक स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब ये तेज वाले, कम वाले, ये मध्य वाले, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। कठिनाई की प्रकृति का फिर जानकारी लेते हैं। इसके पश्चात छात्रों को होने वाली जो कठिनाई है उसमें, मतलब जो बच्चे हैं उनको जो दिक्कत हो रही, उनको जानने का प्रयास करते हैं कि ये बच्चे हैं, इस कक्षा के बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इनको कहाँ कहाँ दिक्कत है। क्योंकि जो बच्चा बहुत तेज होता है किसी विषय में, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी विषय में तेज हो, तो उसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई वीक पॉइंट होगा। तो उसको भी समझना कि ये ऐसे बच्चे हैं जो टॉप क्वालिटी के हैं लेकिन इनको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी की शॉर्ट लिस्ट हो। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी, संस्कृत और तमाम चीज़ें आती, इनको मैथ नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी और मैथ दोनों आती, इनको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे अगर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, तो कारण तो जान गए। अब उस पे कार्य करने का प्रयास करेंगे कि अब क्या करें कि इन तीनों ग्रुप के बच्चों को सारी चीज़ें आ जाएं, तो वो उपचार हो जाएगा जब आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे तो। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि आप लोग के लाइक्स नहीं रहते, तो वेरी बैड। चलिए फटाफट करके आइए जिन्होंने नहीं किया है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट देखिए, पिछड़ेपन का कारण क्या है? छात्रों की उपलब्धि और उनके आंतरिक और बाह्य तथ्यों से प्रभावित होती है। फिर कभी कभी जैसा एनवायरनमेंट से आते हैं, थोड़ा डरपोक रहते हैं, दब्बू टाइप के होते हैं, घर बहुत फ्रैंक नहीं होता है, मतलब नहीं बोल पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत स्किल उनके अंदर होती है लेकिन वो सहमे सहमे डर से होते हैं, वो इतना डर जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। तो पिछड़ेपन का कारण भी कभी कभी बहुत कारण बन जाता है। जैसे कि शैक्षिक क्षमता की कमी भी, कभी कभी नहीं भी पढ़े रहते हैं, अध्ययनों की आदतें, पढ़ने की कोई आदत नहीं होती है, कार्य करने की आदत, कुशलताओं की कमी, भावनात्मक, पर्यावरण, भौतिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से ये पिछड़ेपन का भी रीजन देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। बहुत सारी दिक्कतें होती है फ्रेंड्स, हर चीज़ आसान नहीं होती किसी के लिए। समझ रहे हो ना आप? क्या समझ में आया? उपचारात्मक शिक्षण समझ गए? उपचार करना, किसका उपचार करना? बच्चों का। अब बच्चों को कोई एक्सीडेंट वाला उपचार नहीं करना, उनकी जो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही उसका उपचार करना। यहाँ तक सीधी तौर पर बात समझ में आई? 2 पॉइंट बताया,
एकदम क्लियर तरीके से सारे घूम फिरा के सारे एग्जाम्पल्स भी देके एट द एंड यहाँ पर ले आए कि ये है क्या। औपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जो आता है, बहुत बार आया है, मेनी टाइम्स आता है, क्योंकि शब्द आसान है ना। अब आगे आ जाओ, चलो हम आगे पढ़ते हैं बहुकक्षा, मल्टीपल क्लास। ये क्या होती है? बहुकक्षा शिक्षण से मतलब है कि एक अध्यापक के द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। बहुकक्षा शिक्षण को उचित रूप में चलाने के लिए हम आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, पाठ्य पुस्तकें सही हों, बस समय का विभाजन का जो चक्र है 1 घंटा आधे घंटे ऐसे ऐसे, मॉनिटर हो, बैठक की व्यवस्था हो, विषयवार समूह है, बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था आदि पर विचार करना और सही संयोजन का करना होगा। अब देखो ये होता क्या है एक प्रकार से, तो बहुकक्षा शिक्षण का मतलब सिंपल तौर पर आप ये जानते हो कि 2 क्लास को मिक्स कर देना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? 2 हो गया ना? आपको ये ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको बताई हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता था कि कोई टीचर एब्सेंट हो जाता था जब, तो हम लोगों को मिक्स कर देते थे। या तो सेक्शन डिवाइड होगी, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो अलग बात है। नहीं होता था तो टीचर नहीं आया है तो या तो गेम पीरियड कह देते थे, ठीक है, और नहीं तो 2 क्लास को एक साथ मर्ज कर देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि क्या है, विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना, अलग अलग लेवल के सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर के जैसे तेज कमजोर छात्रों को एक साथ साथ सिखाना, पढ़ाना सिखाना, यही चीज़ इसमें होती थी। क्योंकि जैसे अब आप कभी इसमें क्या है, 2 क्लास को भी बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाएगा, जिसमें आप बच्चों को क्या करोगे, मिला दोगे। क्लास 5th और 4th के बच्चों को मिला के बैठा दो। कोई बच्चा उसमें तेज, हर क्लास में कोई ना कोई तेज होता है, किसी किसी अलग अलग सब्जेक्ट में। तो जब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग विषय में तेज एकदम अच्छे विद्वान बच्चे बैठेंगे, तो वहाँ की क्लास का हो सकता है कि निगेटिव रहे, कि बहुत दिक्कत हो मैनेज करने, वो अलग बात हो जाए। लेकिन कभी कभी वो क्लास बहुत एंटरटेनिंग हो जाती है कि उसमें कुछ बच्चे ने कुछ बताया, नहीं सर ऐसा नहीं, इसका ये होता है, इसका नहीं अच्छा, तो ये होता है, तो वो अलग अलग सीन हो जाता है। तो सिखाने में मज़ा आता है, बच्चे भी सोचते हैं कि वाह कितना तेज है ना पढ़ने में, कि ऐसे सब बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें निकलती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 जुड़वा बालक ठीक एक जैसे मानसिक स्तर के नहीं होते, इसलिए कक्षा के छात्रों को मुख्य रूप से समान समय से कम, सामान्य से कम या सामान्य से अधिक स्तर में बांटे, मतलब एक नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कम है, नॉर्मल से तेज है, इस कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। पर शिक्षकों के अभाव के कारण इन छात्रों को अलग अलग समूह में पढ़ा सकते हैं। जहाँ तक सामान्य से कम स्तर के छात्रों की पुनरावृत्ति के अधिक अवसर मिलेंगे और सामान्य स्तर के छात्रों को पुनरावृत्ति और निरीक्षण के द्वारा ज्ञान का विस्तार अवसर मिलेगा। सामान्य से अधिक स्तर के बच्चों को खेल के रूप में लेकर मनोरंजन प्राप्त करेंगे और आगे सिखाई जाने वाली क्रियाओं के लिए मानसिक रूप से तत्पर होंगे। देखिए, ये इतनी सी बात थी आज की इस क्लास में, पता है। अब समझना क्या है कि आप ये बात जान रहे हैं कि जब बहुस्तरीय शिक्षण की बात हो, बहुस्तरीय शिक्षण विधियां या उपागम की बात हो, या बहुकक्षा की, बहुस्तरीय में अलग अलग स्तर के बच्चे आ जाएंगे। उसमें कोई तेज होगा, कोई सामान्य होगा, कोई सामान्य से ज़्यादा होगा, कोई सामान्य से कम होगा, और सबको एक साथ बैठाकर एक साथ पढ़ाना या सबको एक साथ बैठाकर सिखाना, ये बहुस्तरीय शिक्षण विधि के साथ हो जाएगा। ठीक है, और बहुकक्षा की जब बात हो जाएगी, तो बहुकक्षा में आप देख सकते हैं कि 2-3 क्लासेस को मर्ज कर देना। कम बच्चे आए हैं, कम टीचर आए हैं, कुछ भी है, तो सबको साथ में प्रेयर होती है, सब साथ खड़े होते हैं कि नहीं? क्या अलग अलग क्लास की प्रेयर अलग अलग होती है कि क्लास 5 की, 6 की, 7 की अलग? नहीं, सबकी एक साथ होती है ना। सब प्रेयर प्लेग्राउंड ग्राउंड में एक जगह खड़े होते हैं, सब एक साथ प्रेयर करते हैं कि नहीं करते? कोई नोटिस आती है, नोटिफिकेशन आती है, छुट्टी होती है, कुछ भी, सबके लिए होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसी तरीके से सिखाना करना, तो वो एक अच्छा हो जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है सिखाना, कभी कभी दिक्कतें हो जाती क्योंकि बच्चे बहुत एग्रेसिव टाइप के भी कुछ हो जाए, तोड़ फोड़ कर देते हैं, या बड़ा है छोटा वाला कुछ बोल दिया, बड़े तू कैसे बोल दिया मेरे को, तो वो मार पटाई भी शुरू हो जाती है। तो वो भी मतलब देखिए फ्रेंड, सीधी सी बात है, जहाँ 2 बर्तन रहेगा वहाँ खनकने की आवाज़ तो आएगी, जाहिर सी बात है। तो बच्चे हैं वो, क्लास 5th 4th के बच्चों को कितनी समझ है? कुछ खास नहीं, बहुत ज़्यादा देश दुनिया की थोड़ी समझ है, मस्ती में है। तो वही वहाँ पर अगर कोई टीचर है अच्छे से हैंडल कर ले गया है, समझा रहा है, या एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट कर ले गया है क्लास का, तो बच्चे वही देखिए एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में अच्छा अच्छा वर्ड बताएंगे, वर्ड मीनिंग खेलने लगी कभी, तो देखिए आप खेल खेल में कितने सारे वर्ड की बता देंगे। ठीक है, फिर पूछिए वर्ड है, वर्ब है कि नाउन है? कोई बच्चा बोलेगा नाउन है, अच्छा इस शब्द का एडवर्ब, क्योंकि नाउन से वर्ब बनाया जाता है, वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, होता है कि नहीं? वर्ब का सेंटेंस दिया है, वर्ड दिया है, तो आप उसका एडजेक्टिव बनाते हो।
ठीक है, होता है कि नहीं? तो वही चीज़ें हैं आपको अलग-अलग तरीके वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस क्लास को एंटरटेन कर रहे हो। एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं कि यार टीचर हो के आप खड़े होकर डांस करो, ये कोई तरीका बस आपको ये करना है कि आपको बहुस्तरीय विधि के तरीके से आप पढ़ाने का अगर प्रयास कर रहे हो या बहुकक्षा इस तरीके से आप विधि को यूज़ करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे वातावरण को मेंटेन करना होगा और इस तरीके से पहले से प्लानिंग करके बच्चों के सामने कि पहले मैं ये पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये करूँगा, वो करूँगा, तो ऐसे मैनेज करके आप चीज़ों को करवाएँगे। कुछ बच्चों को भी एक्टिविटी करने को कहेंगे, तो बच्चे उसमें शामिल होंगे। बहुस्तरीय कक्षा चल रहा है, आप कॉम्पिटिशन रख दो कि मैं एक चॉकलेट दूँगा अच्छी-सी, मस्त-सी डेयरी मिल्क मिलेगी बड़ी-सी और जो 3 चॉकलेट मिलेगी, अलग-अलग कैटेगरी की चॉकलेट, अलग-अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अच्छी-अच्छी पेंटिंग बनाओ। तो बच्चे पेंटिंग बनाने में जुटे रहेंगे और वो पेंटिंग आपने जो बनाई है, वो क्यों बनाई, उस पेंटिंग में क्या दर्श दर्शा रहे हो आप, वो भी खड़े होके बताना है। तो 50 बच्चे हैं, पेंटिंग में जुट जाएँगे, आवाज़ नहीं आएगी, अपने में लगे रहेंगे, तो कुछ इंटरैक्टिव तरीके से करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कभी-कभी बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीख लेते हैं, बहुत सारी जानकारी हो जाती है, पता भी चल जाता है, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? क्या यहाँ तक समझ में आई? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर करते हैं ओवर। आपकी ये यहाँ पर क्लास रही। बचे हुए 3 जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। ये लेसन आपका होता है आज के लिए यहीं पर समाप्त। अब इसके बाद हम बाल विकास की तरफ की क्लास उठाएँगे ताकि एक चैप्टर उसका पढ़े, फिर इसका पढ़े, सब साथ में लेकर चलें। कुछ एक ही को सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं करेंगे बार-बार। और आपकी मैथ की क्लास का भी जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ वाला वो ख़त्म हो गया, उसमें कुछ ख़ास नहीं है तो नहीं बताऊँगी। अब उसके आगे का सजाती-विजाती करके कुछ व्यंजक का कोई चैप्टर है, उसी के बारे में डिटेल बताना है, तो अब वो चैप्टर चलेगा। अब मैथ में भी क्रम आप देख सकते हो कि हम शायद 8वें चैप्टर पे पहुँचेंगे इस बार। 7 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं मैथ के भी, जो कि मैंने बोला बहुत टारगेट सब्जेक्ट है। 22-23 क्लास उसमें भी हो चुकी है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा ज़रूर देख लें क्योंकि मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भी पढ़ा दिया है, उसको भी आप देखते रहिए, तो आप अपने तरीके से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट जाइए क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि और एक छोटे-छोटे फीडबैक भी देके जाइए क्लास कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा। आप नवीन विधियाँ, नवीन उपागम अगर अब लिखने को आएगा तो आप लिख लेंगे। बहुत प्रश्न तो नहीं बनेगा लेकिन 3-4 ही जो वैल्यूएबल हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं, वही बार रिपीट होंगे, तो उनको ध्यान रखिए ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स? Bye bye, take care, all the best.